हे गाइज, कैसे हो आप लोग। दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो लेटेस्ट मॉडल पेपर है, जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसमें शुरू शुरू में आप लोग के 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, इस वीडियो से हो सकता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम डिट्टू क्वेश्चन एकदम ऑप्शन सहित फंस जाए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि न्यू पेपर पैटर्न आप लोग का क्या है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, तो उसका मैंने वीडियो डाल रखा है। उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जाकर उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस हम लोग इस जो बहुविकल्पीय जितने भी सारे प्रश्न हैं इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, खंड अ के अंतर्गत आप लोग का 20 मार्क का बहुविकल्पी प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा प्रश्न इस बार। तो चलिए, जो इसमें फर्स्ट प्रश्न है आप लोग देख सकते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ओके, और ऑप्शन दिया है चार्टी की नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचार धारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा और डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब ये सभी कारण थे क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यानी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व यानी एक तरह से बोल सकते हो उसे प्रारंभ किसने किया। ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने, महात्मा गांधी ने। तो सब लोग जानते हो कि महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन 1920 में किसने प्रारंभ किया, ठीक है, महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी के 3 प्रसिद्ध आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, और एक 1930 में हुआ आप लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन तीनों आंदोलनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। 6 मार्क में प्रश्न पूछ देता है इन आंदोलनों के बारे में, कि गांधी जी द्वारा किए गए किन्हीं 2 या 3 आंदोलनों का मतलब वर्णन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको आप लोग याद रखोगे तभी तो लिख पाओगे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सेकंड प्रश्न हो गया। चलिए हम लोग थर्ड प्रश्न भैया कर लेते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लंदन, फ्रांस, न्यूयॉर्क, अमेरिका। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब कहो कि यहाँ न्यूयॉर्क भी ऑप्शन है और अमेरिका भी ऑप्शन, तो यहाँ आपको शायद फंसाने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया गया। देखिए अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आप लोग ऑब्वियसली कहोगे कि आगरा में, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन हो उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी हो, तो आप किस पे लगाओगे, आगरा पे कि उत्तर प्रदेश पे। तो ऑब्वियसली मतलब आगरा पे लगाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट तो आगरा में स्थित है। तो ये 100% आंसर सही है। अगर ऑप्शन में ये भी है और ये भी है, तो ये 80% अगर सही है तो ये 100% सही है। तो उसी प्रकार जो न्यूयॉर्क है भाई अमेरिका में तो स्थित है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। तो अमेरिका भी ऑप्शन है और न्यूयॉर्क भी ऑप्शन है, तो ये इसका 100% न्यूयॉर्क ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। यहाँ देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कितना मतलब आप लोग कितने में से इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे कि भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब होता है। तो देखो भूमि निम्नीकरण का मतलब कि भूमि की गुणवत्ता का कम होना, ठीक है। भूमि निम्नीकरण का मतलब भूमि की गुणवत्ता का कम होना। तो पंजाब में इसका क्या कारण है, गहन खेती, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई। तो देखिए जो अधिक सिंचाई है वो क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण बनी हुई है। देखिए अधिक सिंचाई आप लोग कहोगे कि सिंचाई भी क्या भूमि की गुणवत्ता को कम कर देती है। तो हाँ मेरे दोस्त देखिएगा, अगर कोई आप लोग का खेत है उसमें सालों साल अगर पानी लगा हो, क्या सालों साल अगर उसमें पानी मतलब लगा रहे, तो आप लोग देखिएगा अगर 2-3 साल अगर उसमें पानी लगातार लगा रहे ना, तो वो जो जमीन है एक टाइप बंजर टाइप की हो जाएगी। तो पानी भी क्या करता है, भूमि को मतलब एक तरह से उसका उपजाऊ मात्रा है उसको कम करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी आप दे रहे हो तो वो मतलब हानिकारक नहीं है। अगर आप उसमें पूरा मतलब पानी लगा हुआ है खेत में और सालों साल वो पानी लगा हुआ है, तो वो मतलब नुकसान करता है, ठीक। तो ये चौथा प्रश्न क्लियर। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है। ओके, हरा सोना किसे कहा जाता है, वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, मानव संसाधन। आप लोग सब जानते हो भैया, हरा मतलब हरा संसाधन मतलब वन पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। तो वन संसाधन साफ यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की कोलार संबंधित है। कोलार जो खान है वो किससे संबंधित है, कोयले से, सोने से, अब्रक से, मैग्नीज से। देखिए कोलार कोल माइन
आप लोगों ने केजीएफ फिल्म देखा होगा, इसका बहुत जिक्र उसमें हुआ है, ठीक है। कोल माइन, तो देखिए ये जो कोलार खान है, ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ये इसमें से सोना प्राप्त होता है, सोने की खान है कोलार, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उसके अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल जो जाड़ों में उगाई जाती है, देखिए धान, गेहूं, काला चना, कपास। देखिए जो गेहूं है ना, वो रबी की फसल है, ये बी ऑप्शन सही है, राइट एकदम। आठवां प्रश्न है कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? ओके, यहाँ बोल रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में हमें लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? ऑप्शन है कि आंध्र तेलंगाना में, झारखंड उड़ीसा में, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है, या हरियाणा राजस्थान में। तो देखो ऑब्वियसली है भाई कि जहाँ जिस जो चीज़ मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में अगर अधिक यहाँ से मान लीजिए अधिक मतलब हमें लोहा प्राप्त हो रहा है, मतलब लौह अयस्क निकल रहा है, लोहा निकल रहा है, मतलब संसाधन के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ऑब्वियसली है कि अगर हम कश्मीर में जाकर लौह अयस्क की कंपनियां बैठाएंगे तो यहाँ से लोहा उठाकर फिर कश्मीर ले जाओ और फिर इसके शुद्धिकरण का काम कश्मीर में करो, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर हमें लोहा निकल रहा है यूपी से, तो अगर यूपी में ही हम लोग क्या करें कि कंपनियां बैठा दे तो ये आसान रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जहाँ लौह मतलब इस्पात अधिक प्राप्त होता है वहीं हमें कंपनियां लगाना अच्छा रहेगा। तो देखिए ज्यादा लौह इस्पात अयस्क जो है झारखंड उड़ीसा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे कंपनियां लगाना बेटर रहेगा, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वाधिक उपयोग की दृष्टि किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए? तो वो है ये आप लोग का ऑप्शन झारखंड उड़ीसा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है नौवां कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ओके, ये सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क एक है, ये कहाँ है? असम में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखिएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं 10 नंबर कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। ओके, देश की एकता और अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, या फिर राजतंत्र आवश्यक है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये आप लोग का एक चैप्टर भी इसी नाम से है जो अभी मैंने बोला है कि सत्ता की साझेदारी, ठीक है। देश की एकता और अखंडता के लिए क्या जरूरी है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से मतलब क्या है? ये आप लोग का सोशल साइंस का एक चैप्टर भी है। सत्ता की साझेदारी से ये मतलब है कि जो सत्ता हो, ठीक है, यानी गवर्नमेंट हो, वो किसी एक व्यक्ति या एक जाति धर्म के व्यक्ति के हाथ में ना हो, सभी जाति धर्म सभी व्यक्तियों के हाथ में हो, जिससे सत्ता का समान विभाजन हो सके और हर एक जाति वर्ग धर्म को उसका लाभ पहुंच सके, ठीक है। तो यही सत्ता की साझेदारी का मतलब है। तो देश की एकता और अखंडता के लिए मतलब बनाए रखने के लिए आवश्यक है सत्ता की साझेदारी। 11वां प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। देखिए संघात्मक यानी वही संघवाद से मतलब है क्या? संघवाद। और ये भी आप लोग का एक चैप्टर है संघवाद शायद, ठीक है। तो संघवाद शासन प्रणाली से प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच होता है, ठीक है। तो केंद्र एवं राज्य यानी इकाइयों के मध्य होता है। ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही है ये आप लोगों का, ठीक है। संघवाद में क्या होता है? एक केंद्र सरकार होती है और उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर राज्य सरकारें होती हैं। तो ये यही क्या है? संघवाद है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग का 4 या 6 नंबर में भी प्रश्न आता है, इसको मैंने करवा रखा है अच्छे से, बाकी इसको अभी हम लोग कई बार पढ़ेंगे तो नो टेंशन। ओके, 12वां प्रश्न कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1880, 1992, 1882 या 2003 में? सही ऑप्शन है बी, 1992 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। ओके, 13वां प्रश्न है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय होता है? बालक और बालिकाओं का अनुपात से होता है, या समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है, या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो समाज में स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं से मतलब हम रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। ये है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो ये लैंगिक अनुपात होता है, न कि लैंगिक विभाजन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। 14वां प्रश्न है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? भाई सीधे जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। पंजाब के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने हमारे भारतीय लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलावा दी थी, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
15 नंबर कि अमेरिका में सामाजिक विभाजन के कारण थे। ओके, अमेरिका में सामाजिक विभाजन के क्या कारण थे? तो देखिए, गरीब और अमीर, अमीर और गरीब, आधुनिक तथा रूढ़िवाद, श्वेत और अश्वेत या वयस्क मताधिकार। देखिए, अमेरिका में जो सामाजिक विभाजन के कारण थे या कारण अभी भी हैं कुछ, वो है श्वेत और अश्वेत। ठीक है, इसका श्वेत और श्वेत मतलब कुछ काले और कुछ गोरे लोग, इन लोगों के बीच हमेशा झगड़ा चलता रहता है। अभी आपने एक देखा होगा, एक मतलब अश्वेत यानी एक काले व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी, तो उससे लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा था अमेरिका में। ठीक है, तो ये तो अभी मतलब अभी रिसेंटली अभी जाकर सब नॉर्मल हो गया है कि पीछे ये बड़ी समस्या थी अमेरिका के लिए। तो ही ये बी वाला इसका ऑप्शन सही है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित है। ये चिपको आंदोलन वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से या मृदा संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं। देखिए, चिपको आंदोलन, ऐसे आप आंदोलन का इसमें नाम आया तो आप सोचोगे कि ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। मैं बता दूं कि देखो, चिपको आंदोलन क्या था कि जैसे मतलब एक समय था जब बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे। क्या काटे जा रहे थे? बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे थे, और पेड़ काटने से आप समझ सकते हो क्या क्या हानियां हो सकती है। तो उस समय जो भी मतलब जो पेड़ को संरक्षण देने वाले लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि जब पेड़ काटने लोग आते थे तो वो पेड़ों को मतलब ऐसे धरकर और चिपक जाते थे। तो पेड़ों को धरकर चिपक गए तो उसी का एक नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? वनों को, पेड़ों को बचाने से, यानी वन संरक्षण से। तो ये बी ऑप्शन सही है। 16 नंबर हम लोग का प्रश्न हो गया। 17 नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ओके, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर। सही बात है। ठीक है, या औसत साक्षरता दर पर, ये भी सही है। औसत हम साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे भी हम बोल सकते हैं। या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे, ये भी सही है भाई। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे भी हम उसके विकास की दर को निर्धारित कर सकते हैं, यानी ये डी ऑप्शन सही है, ये सभी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पे भी है आधारित, या औसत साक्षरता दर पे भी है, और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे। आप लोग कहो कि ये लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पे कैसे? मान लो भाई, मान लो यूपी है, हम लोग की यूपी, मान लो सारा राज्य, ठीक है, यूपी में एक बीमारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना फैली थी। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान है, बहुत मेडिकल की जरूरत है, बहुत सारे रुपए खर्च हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये विकास दर तो सामान्यतः घटेगी ही तो देश की। मान लीजिए इस राज्य में बहुत सारे अब रिसोर्सेज की जरूरत होगी, बहुत सारे गवर्नमेंट के पैसे लगेंगे, पैसे बर्बाद होंगे। तो एक तरह से बोले कि लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी हम लोग के विकास दर के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला। चलिए 17वें प्रश्न के बाद हम लोग 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि चुनौती से लोकतांत्रिक व्यवस्था डॉट डॉट मतलब यहाँ भरना है, क्या होता है? कमजोर होती है, गलत बात है। मजबूर होती है, मजबूर, देखिए यहाँ पे आपका शब्द के खेला है, मजबूर लिखा है और यहाँ मजबूत लिखा है। ठीक है, और व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित हो, ये ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये इसका राइट एकदम 100% ही है। मतलब ये ऑप्शन सही है कि मजबूत होती है। चुनौती से लोकतांत्रिक व्यवस्था, या चुनौती से कोई भी व्यक्ति, अगर आपके भी सामने कोई चुनौती आती है, उससे आपकी तो फेल हो गए या पास हो गए, वो मैटर नहीं करता। अगर फेल भी होते हैं या पास भी होते हैं, लेकिन आप आगे चलकर उस चुनौती से कुछ सीखते हैं और आप मजबूत होते हैं। तो ये डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 19 नंबर है प्रश्न कि भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? ओके, आयात मीन्स जैसे हम बाहर से कोई वस्तु लाते हैं, और निर्यात मीन्स हम अपने देश से किसी वस्तु को दूसरे देश में ले जाते हैं। तो आयात मीन्स किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में लाना। तो किसका हिस्सा सबसे ज्यादा है? रत्न आभूषण का, या इंजीनियरिंग वस्तु का, या पेट्रोलियम पदार्थ का, रक्षा हथियार का? सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, आप लोग अगर शायद सुने होंगे, अभी अभी ये न्यूज आई थी कि हम लोग कई हजार करोड़ का तेल पेट्रोलियम खरीदते हैं विदेशों से। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम पदार्थ का जो आयात में है सबसे बड़ा हिस्सा है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ओके, उसके बाद 19 के बाद 20वां और अंतिम जो प्रश्न है वो है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1985 या 1986? तो देखिए, जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में पारित किया गया। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया पूरा का पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं सारा का सारा सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है उनको भी एकदम बोर्ड की कॉपी पे आप लोग को लिखकर एकदम डिटेल में बता दूंगा। बाकी अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।